काली नजर। माँ, माँ। अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो। मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना। वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह! रुको, मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ। कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ। एक हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस, घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर, श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे। घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे, ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे, इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है। दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना। किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब डरा रही हो? अरे सही कह रही हूँ। काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना। काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई। किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला। कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। हम्म, काली नजर। क्या? क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे। कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं। ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं। हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है, मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ। उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है। पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी। काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा। अब कहीं और दुकान देख लीजिए।
अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, ये एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है। सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो, मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता हो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यह मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर काली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। बहू की नाई की दुकान। अब आप बोलेंगे कि महिलाएं नाई नहीं बल्कि ब्यूटिशियन बनती है, लेकिन हमारी शीतल बहू वो है अलग, क्योंकि वो बनी है नाई। वो नाई जो मर्दों के बाल काटता है। ये क्या है बहू, क्या ये नुक्कड़ में तुम शीशा लगाकर कुर्सी रखकर बैठ जाती हो? अरे ये नाई वाला काम करने की जरूरत क्या पड़ गई बहू? माँ जी, वो क्या है ना कि मैं भी कुछ कमाना चाहती हूँ, खुद का बड़ा पार्लर खोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या बहू, अब तू नुक्कड़ में लड़कों के बाल काटती ठीक लगेगी क्या? माँ जी प्लीज, आप तो साथ दे, पार्लर का काम करना सीखना था मुझे।
लेकिन अभी लड़कों के बाल काटना सीखा ही था कि पापा ने कहा वो लोग एकेडमी के आगे के पैसे नहीं दे पाएंगे और फिर शादी करा दी। माँ जी ये भी किसी तरह कमाकर घर चला रहा है, उस पर अब मैं कहूँ कि मुझे काम सीखना है, मुझे पैसे दो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जा बहू, लेकिन तू नाई कहलाएगी, ब्यूटिशियन नहीं, ये ध्यान रखना। अरे इससे क्या लेना देना माँ जी, क्या हो गया, काम तो काम होता है ना। आगे बढ़ने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। देख ले बहू, तू और तेरा पति ठीक है तो हम भी ठीक है, हमें फिर क्या परेशानी हो सकती है। खैर किसी तरह सब ठीक हो जाता है और बहू की नाई की दुकान चल पड़ती है। अरे क्या बात है शीतल, कल तो नुक्कड़ में तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही थी। अच्छा क्या बात हो रही थी? वो रमेश है ना, वो बोल रहा था भाभी जी ने बाल काटा तो बिल्कुल हीरो स्टाइल में। बोल रहा था बड़े से बड़े पार्लर वाले ऐसा बाल नहीं काट सकते। हाँ वो मुन्ना भी बोल रहा था भाभी ने तो बिल्कुल विराट कोहली जैसी दाढ़ी बना दी है। अब तो शादी के लिए भी लड़की वाले मान गए, अगले महीने शादी भी तय हो गई है उसकी। मुन्ना की शादी तो उसकी शक्ल के कारण कब से नहीं हो पा रही थी। अच्छा है ना माँ, कल दुकान थोड़ा जल्दी खोलना होगा। वो क्या है ना, आज बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। अब क्या था, शीतल की दुकान चल पड़ती है। फिर एक रोज, बहू तू सारा दिन नाई की दुकान में वक्त दे रही है, अरे कब पार्लर का काम सीखेगी? खुद को किसी एकेडमी में डाल और कोशिश कर के आगे बढ़ और जो तू चाहती थी वो हासिल कर। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, कल कुछ लड़के आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग का काम भी शुरू कर दिया है। माँ जी अब नुक्कड़ से निकलकर बाजार में बड़ी दुकान लेनी होगी। ठीक है बहू, देख ले जो सही लगे। बहू अब बाजार में दुकान ले लेती है, घर को अच्छे से बनवाकर सजा देती है और रहन सहन में थोड़ा बदलाव भी आ जाता है, जिसे देखकर सबसे पहले जलते हैं पड़ोसी। ये नाई बहू ने अपना घर 2 तल्ला और बना लिया, अब तो धूप भी नहीं आती है। तो तू भी बनवा लेना, क्यों नहीं बनवा लेती? तू भी ऊपर वाला माला बनवा ले, फिर ऊपर जाकर धूप ले लेना, क्यों? हाँ लेकिन पैसे कहाँ हैं हम लोगों के पास? भाई इज्जतदार लोग हैं हम, कोई नाई नहीं है। पड़ोसियों की बात सास के कान तक भी जाती है, वो भी चकित हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बहू नाई कहला रही है। बहू ने तो कहा था कि जल्दी से वो इस काम से पार्लर का काम सीख लेगी और लेडीज पार्लर खोल लेगी, लेकिन बहू ने तो उल्टा लड़कों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। आज आए तो बात करती हूँ उससे। शाम को जब बहू नाई की दुकान बंद करके घर आती है तो सास का विकराल रूप सामने होता है। बहू अब बहुत हो गया, नहीं सहन होता अब मुझसे, पानी तो नाक के ऊपर चला गया है। अरे पर क्या हुआ माँ जी? ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई के 10,000 रुपये, इसे आप अपनी अलमारी में रख लीजिए, वो कल ननद रानी आने वाली है ना, तो उन्हें दे देना। सास सब भूल जाती है कि वो बहू से किस बात पर लड़ने वाली थी। नेहा बिटिया आ रही है, लेकिन उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। वो क्या है ना, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, मुझसे कह रही थी कि भाभी ब्याज में पैसे दिला दो। मैंने कहा घर पर माँ से ले लीजिए, तो कल आती है तो स्नेहा को ये पैसे दे दीजिएगा, ठीक है? अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, स्नेहा के लिए कितना सोचती है तू। माँ जी आपने भी तो मुझे एक ऐसा काम करने की छूट दे रखी है जो मर्द किया करते हैं, नाई की दुकान। सोचिए तो, मोहल्ले में बात होती होगी, गुस्सा तो आता ही होगा सुनकर, लेकिन आप तो समझदार हैं, जानती है कि घर मोहल्ले वालों से नहीं चलता है। क्यों? सास को समझ में आ जाता है कि उसे बहू से क्या कहना है क्या नहीं। हाँ बहू, और क्या, इतना तो दिमाग चलता है मेरा कि क्या बोलना है क्या नहीं। अरे अब बोल कर देखे ये मोहल्ले वाले ना, एक एक को मजा चखा दूंगी। चलती हूँ, पैसे रख दूँ, फिर चाय बनाती हूँ तेरे लिए। शाम को पति घर आता है तो मूड ऑफ होता है। क्या हो गया जी, सब ठीक है ना? क्या ठीक, 4 पैसे की नौकरी, लेकिन मालिक गालियां ऐसे सुनाता है जैसे मैनेजर ने ही कुत्ता पाला हो। गुस्सा ऐसा आता है कि लगता है कि तुरंत छोड़ दूं ये नौकरी, लेकिन तो छोड़ दीजिए ना,
वैसे भी मेरा काम इतना चल रहा है कि शहर में अब नाम हो गया है। कुछ लड़कों को तो मैंने अपने जैसा काम करना भी सिखा दिया है। आप एक ब्रांच खोल लो किसी और एरिया में। हाँ शीतल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक तो मेरा काम होगा, ऊपर से यहाँ से तो ज्यादा ही कमाऊंगा। सास देख रही होती है कि कैसे बहू पूरे घर को संभाल रही है। माँ जी, आप क्या बोल रही थी? गुस्सा क्यों कर रही थी? तब क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात आई गई हो जाती है, लेकिन आसपास के लोग उन लोगों को फलता फूलता नहीं देख पाते। फिर एक रोज शीतल की बुआ सास, सुनो भाभी, आप लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारी तो है ना। अपनी बहू को बोलो ये नाईगिरी करनी छोड़ दे। अब तो सुना महेश भी नौकरी छोड़ रहा है, सही बात है क्या? सास कुछ नहीं कहती। जब वो घर देखती है तो उसे संपन्नता दिखती है, लेकिन जब वो समाज देखती है तो बहू का काम उसे शर्मिंदा करता है। वो क्या करे? शीतल, नई दुकान भी अच्छी चल रही है। वैसे अब शहर में तुम्हें सब जानने लगे हैं। हाँ, अब तो बेटा तुम भी देख सकते हो बिजनेस। तो बहू ना जाया करे दुकान, कम से कम ये नाई तो नहीं कहलाएगी ना। क्यों? वो क्या है ना, रिश्तेदार और पड़ोसी बहू को नाई नाई कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। सास के समझाने पर बहू दुकान जाना छोड़ देती है, लेकिन कुछ ही महीनों में हम लोगों का हाल फिर वही हो रहा है। तुम्हारे काम से काम चला था, लेकिन तुम नहीं दिखती हो तो लोगों को लग रहा है कि तुमने नाई की दुकान को किसी और को बेच दिया है। इस महीने तो दुकान का किराया भी नहीं निकलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो स्नेहा दीदी को 10,000 दिए थे, वो मांग लीजिए ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दीदी से पैसे कभी वापस लूंगी, लेकिन अब क्या करें। सास को समझ में आ जाता है कि बहू के काम से पूरा परिवार ठीक से चल रहा था। बहू मुझे माफ कर दे, मैं लोगों के कहने में आ गई। तेरा काम तेरी पहचान है और मुझे किसी से उसकी पहचान नहीं छीननी चाहिए। तीन तकलीफ बहुएं। शांति की आदत थी, वो सभी का बहुत मजाक उड़ाती। एक दिन उसके दरवाजे एक साधु बाबा आते हैं, जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं। बेटी, बाबा भूखा है, कुछ खाने को दे दे। हाँ बाबा आई, खाने को तो बनाया है, लेकिन अपने लिए, आपके लिए तो ये ब्रेड है, ले लो। बेटी, बाबा रोटी खाना चाहता है। वो क्या है ना, सुबह से भिक्षा नहीं मिली, 2 रोटी तो बना दे। हाँ हाँ जरूर बना देती, ससुर है ना आप मेरे। वैसे बाबा, बालों में कौन सा तेल लगाते हैं जो इतने लंबे काले और घने बाल हैं? पहले राज बताओ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। बाबा को शांति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तू बाबा का मजाक उड़ा रही है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गंजी हो जाएगी। शांति बाबा की बात पर जोर जोर से हंसती है। श्राप? अरे श्राप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान हो। अरे इतनी ही बात पूरी हो जाती है तो भूखे क्यों घूमते हो? रोटी मांग लिया करो ना। मूर्ख लड़की, तू तो मजाक उड़ाने से बाज ही नहीं आ रही। मैं तुझे और श्राप देता हूं कि तेरे घर में जो भी औरत आएगी सब गंजी हो जाएगी। बाबा वहां से चला जाता है और शांति के बाल धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं और एक दिन तो वो पूरी टकली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, हाय रे, इस शहर का पानी भी ना कितना गंदा है। एक मेरे मायके का पानी था जिससे नहाने से बाल ही बाल लहराते थे, और एक तुम्हारा शहर। गंजी हो गई हूं मैं। अरे पर मैं ठीक हूं, मेरे 3 लड़कों के बाल ठीक है, एक तेरे ही बाल कैसे चलेगा? बात तो कोई और लगती है। लेकिन शांति को जरा सा भी बाबा का श्राप याद नहीं होता। खैर, दिन बीतते हैं, शांति को विग लगाने की जरूरत पड़ जाती है
और एक बार पड़ोसन आती है। अरे शांति, तेरे ना तो सास घर में ना ससुर, क्यों सारा दिन सर ढकी रहती है? इतनी संस्कारी तो तू है नहीं। हाँ, अरे क्या बताऊं, पूरे बाल झड़ गए, टकली हो गई हूं मैं, टकली। अरे अरे चुप कर शांति, कोई सुन लेगा। एक काम कर, वो डॉक्टर बाल है ना, उनके पास चली जा, वो तुझे आर्टिफिशियल हेयर लगा देंगे। फिर तो पहले से भी बहुत अच्छे बाल लहलाएंगे तेरे सर पर। शांति डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, कभी टकली औरत नहीं देखी क्या? अरे देखे तो है, लेकिन इतनी टकली नहीं देखी। इतनी टकली से क्या मतलब है? टकली तो टकली होती है ना। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी टकली नहीं देखी। अरे ठीक है ठीक है, पहले मेरे सर में बाल उगाने का कितना लगेगा ये बताओ। डॉक्टर सर देखते हैं और कहते हैं, ना जी ना, कुछ नहीं हो सकता, आपके सर पर बाल उग ही नहीं सकते, अंदर तक बंजर है जी आपका सर। शांति मुंह लटकाकर घर आ जाती है। अब कभी वो नकली बाल लगाती तो कभी पल्ले से सर ढकती। दिन बीतते हैं और उसके तीनों लड़के बड़े हो जाते हैं। एक दिन शांति का पति कहता है, मैं सोच रहा हूँ तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूं, खर्चे भी बच जाएंगे और 3 बहुएं एक साथ आ जाएंगी, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे इस शहर में तीनों की शादी करवाएंगे और कल को दूसरे शहर की लड़कियों को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो, जैसे मैं गंजी हो गई वैसे ही वो तीनों भी हो जाएंगी तो। अरे तुम बेवजह डर रही हो, देखो मेरे और तीनों बेटों के बाल बिल्कुल ठीक है, ये सब बातें छोड़ो अब। खैर, शांति की 3 बहुएं आ जाती हैं। शांति ने खास करके उन लोगों को उनके बालों को देखकर ही पसंद किया था। मैंने तो टकली होकर पूरी जिंदगी काट दी, लेकिन तुम तीनों के बाल पूरे घर की शान होने चाहिए। किसी के भी बाल कम हुए तो वो मेरे घर में नहीं रहेगी। इस घर में प्यार और इज्जत के साथ रहना है तो अपने बालों का ख्याल रखना होगा। बड़ी बहू कहती है, जी माँ जी, आप चिंता ना करें, मेरे बाल तो इतने बेशर्म हैं कि मैं आज गंजी हो जाऊं तो कल ही बढ़कर घुटने तक आ जाएंगे। दूसरी बोल पड़ी, माँ जी, मेरे बाल तो कभी एक भी नहीं झड़े, चाहे मेरी माँ ने कितना ही चुटिया पकड़कर पीटा हो मुझे। हर माँ जी, मेरी तो दादी के बाल आज भी ऐसे हैं। माँ के तो आपने देख ही लिए हैं, मेरे बाल की तो बिल्कुल ही चिंता न करें आप। शांति भी बहुओं के लंबे काले घने बाल देखकर खुश रहती, लेकिन ये क्या, माँ जी हाय रे, मेरे बाल के तो गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं। शांति हैरान रह जाती है कि ये क्या, पर फिर भी बाबा की बात उसे याद ही नहीं आती कि इस घर की किसी भी औरत के सर पर बाल नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरी और फिर तीसरी बहू के बाल भी झड़ने लगते हैं। शांति सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे शांति, क्या हो गया? अब क्यों परेशान दिख रही हो? अरे क्या बताऊं, पहले मैं टकली हो गई, अब मेरी तीनों बहुएं भी टकली होने वाली है। देख शांति, अब तो मामला कुछ और दिख रहा है। कहीं कभी किसी ने तुझे कोई श्राप तो नहीं दिया? अब शांति का माथा ठनकता है और उसे वो बाबा याद आ जाते हैं। अरे हाँ हाँ, वो बाबा आए थे 20 साल पहले। फिर शांति उसे सारी बात बता देती है, लेकिन उसके 2 ही दिन में उसकी बाकी की तीनों बहुएं भी गंजी हो जाती हैं। हाय रे, पापा ने कहा शादी करवा दी, मैं तो गंजी हो गई। ये सब सासू माँ को मिले उस श्राप के कारण है। और कैसे हम लोगों को बोल रही थी बाल नहीं तो घर पे रहने नहीं देंगी। अरे केस कर दो ऐसी औरत पर। तीनों टकली बहुएं शांति के पास जाती है और उसे भला बुरा कहती है। माफ कर दो, क्या करूं अब मैं? तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। मुझे उस बाबा की कुटिया मिल गई है, कल सुबह तुम चारों तैयार रहना। अगली सुबह चारों पड़ोसन के साथ बाबा की कुटिया पर जाती है। ये टकली औरतें कहाँ मेरी कुटिया में घुसी आ रही हैं? बाबा जी, आप तो ज्ञानी, परम ज्ञानी हैं, फिर क्यों हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं?
ये शोभा नहीं देता आपको। तो क्या तुझे शोभा देता था जो आज से 20 साल पहले तूने मेरा मजाक उड़ाया था? पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी काट ली, लेकिन इन बच्चियों का क्या कसूर है? मेरी सजा इन्हें ना दे। लाख मिन्नतों के बाद बाबा कहते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन आज के बाद किसी का मजाक उड़ाया तो। नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मेरे तो संस्कार ही ऐसे नहीं है। हाँ बाबा जी, किसी ज्ञानी बाबा का मजाक उड़ाना तो बहुत बड़ा पाप है। तीसरी भी बाबा से माफी मांगने लगती है। बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी है, प्लीज अब मेरे बाल भी मुझे कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो, लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा।
हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी? यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे
कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। तलवारबाज बहू। बचपन का शौक समझ निक्की के घर वाले उसका एडमिशन फेंसिंग कोचिंग में करा तो देते हैं, पर कुछ सालों बाद वही शौक जब उसका जुनून और सपना बन जाता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और लड़की के हाथ में तलवार दो ना, अब मैडम तलवारबाज बनना चाहती है। बच्ची का शौक समझ दाखिला करवा दिया, क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। अरे बहुत हो गई तलवारबाजी, आज से तू सिर्फ रसोई और बेलन देखेगी। पर मम्मी पापा, फेंसिंग भी फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट है। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है। निक्की की बात से भड़के हुए घर वाले आगे कुछ सुने या समझे बिना उसके घर में रहने का ऐलान कर देते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद निक्की की आयुष के साथ शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद बहुत हिम्मत के साथ निक्की फिर वही फरियाद लिए इस बार अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या मैं कोचिंग दोबारा शुरू कर सकती हूँ? कैसे कोचिंग? तेरे मम्मी पापा ने तो हमें किसी कोचिंग या पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। वो पढ़ाई नहीं, फेंसिंग की कोचिंग है। अरे देख, अपने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द ना मुझसे ना बोला कर, सीधे सीधे बता कि ये फेंसिंग है क्या। मम्मी पापा के साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद निक्की कोई रिस्क ना लेते हुए सास से झूठ बोल मंजूरी ले लेती है, और इसी के साथ निक्की के सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो सुबह उठ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस में बिताने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। वाओ, आई कांट बिलीव, जो सपना एक बार नामुमकिन लग रहा था, आज मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते दूर हूँ। निक्की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस अपने फॉर्म को खराब मत होने देना, और नेशनल्स का मेडल तुम्हारे गले में आना पक्का है। इस बात को सुनकर निक्की नेशनल गेम की खुशी में झूमती हुई जैसे ही उस शाम घर पहुंचती है तो आयुष को पैर में प्लास्टर के साथ सोफे पर बैठा देख परेशान हो जाती है। ये क्या, कैसे हुआ? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, इसलिए बहू कल से इसके ठीक होने तक तो कोचिंग से छुट्टी ले ले, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। पति की हालत और सास की बात से हैरान परेशान निक्की आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक भी पूरी नहीं की तो लाइफ में दोबारा सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगी। सच बता दूं क्या? नहीं, अगर इन्होंने भी घर में कैद कर लिया तो बचा कुचा मौका भी खो दूंगी। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मन ही मन ये सब सोचते हुए निक्की घर के काम और पति की सेवा में लग जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो निक्की सबको फेंसिंग की सच्चाई बताने का फैसला करती है और सास और पति के पास आती है। मम्मी, आयुष, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? तू भी बूढ़ी औरत की मजाक उड़ा ले। एक दिन जब तेरे बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे ना तो मैं भी उनके साथ बैठकर हंसूंगी। घर का ये हंसता खेलता माहौल देखकर निक्की आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी गोलियां चलने की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और कुछ आतंकवादी घर में घुसकर सबको बाहर निकाल देते हैं, जहां उनके एरिया के बाकी सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। ये किसी भी तरह के होशियारी नहीं करेगा। हमें बस कुछ समय के लिए चुप रहने की जगह चाहिए।
इसलिए अगर तमीज में रहोगे तो जिंदा बच जाओगे, और अगर मरने का ज्यादा मन हो तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चला सकते हो। डर की वजह से कोई इसके आगे कुछ नहीं बोलता। कुछ घंटे इसी तरह आतंकवादियों की कैद में बैठे रहने के बाद निक्की की सास गुस्से में चिल्लाने लगती है। अरे तुम कल मुंहों को आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? मैं कहती हूँ, अरे एक एक को मेरी बद्दुआ लगेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये अब क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं बोलेंगी। अरे तू डरपोक की तरह इनसे माफी मांग रहा है, कुछ तो अपने पापा के गुण ले लेता। अगर आज वो यहाँ होते तो इतनी देर में सबका गला काट चुके होते। क्या मतलब? नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है? तेरे ससुर जी अपने समय के सबसे बेहतरीन और उम्दा तलवारबाज थे। कोई कितनी भी बड़ी बंदूक या कितने भी ज्यादा हथियारों के साथ उनके सामने क्यों ना आ जाए, सबको एक एक करके चित कर देते थे। वाह, ससुर जी और क्या क्या करते थे? निक्की का इंटरेस्ट देख सास उसे ससुर जी और उनकी तलवारबाजी की कहानियां सुनाने लगती है, जिन्हें बहुत देर तक सुनने के बाद अपने आप को रोक ना पाते हुए निक्की आखिर उनसे तलवार के बारे में पूछ ही लेती है। मम्मी जी, क्या पापा जी की वो तलवार आज भी आपके पास है? अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है तो फेंक कैसे देती, संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष की बात सुन निक्की की आंखें चमक उठती हैं और वो सब कुछ भूल तलवार निकालने की बात कर बैठती है, जिसे सुन बाकी दोनों की आंखें फट जाती हैं। क्या बोला? जरा फिर से बोल। क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की है। ओ मोहतरमा, जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ और शांति से बैठ जाओ। आई बड़ी झांसी की रानी बनेगी। माहौल की गंभीरता और सास आयुष का रिएक्शन देख निक्की के पास उन्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों भौंचक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते मुझे नेशनल्स खेलने का भी मौका मिला है, भरोसा कीजिए मैं कर सकती हूँ। निक्की की बातों से अभी तक सदमे में बैठे आयुष और सास उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और दवाइयाँ लाने के बहाने घर के अंदर जाने की बात करते हैं, जिस पर एक आतंकवादी भी उनके साथ घर के अंदर जाता है। निक्की दवाइयाँ लेने के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। अब क्या बाथरूम भी साथ चलोगे? यहीं कमरे में रुको। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो अंदर आकर सारी गालियां सिर में उतार दूंगा। निक्की बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब क्या करूं? तलवार कैसे निकालूं? मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। सोच निक्की, जल्दी कुछ सोच। कुछ देर परेशान बाथरूम में इधर से उधर घूमने के बाद निक्की की नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है और वो तुरंत उसमें से कैंची निकालकर उसे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आती है। हो गया तुम्हारा सारा नाटक खत्म, अब चुपचाप ये दवाइयाँ उठाकर बाहर चलो। ऐसा बोलकर जैसे ही आतंकवादी मुड़ता है, निक्की तुरंत उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर देती है और उसकी बंदूक हाथ में लिए संदूक से तलवार निकालने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकलकर छुपकर एक एक करके सब आतंकवादियों पर वार करके उन्हें घायल कर देती है। अब सारे पब्लिक की कैद में आ जाते हैं। ये सब देखकर आयुष और सास के साथ सारे लोग दंग रह जाते हैं। सास का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बहू सिर्फ नेशनल्स नहीं, इंटरनेशनल भी खेलेगी। हाँ। बहू का कायाकल्प। कई महीनों बाद लॉकडाउन खुलता है तो साधना का बाहर की दुनिया से फिर से सामना होता है। अरे दूध वाले भैया, अब तो आप दे जाया करे दूध। दूध वाला साधना को देखकर हैरान रह जाता है। जो बहू इतनी स्टाइलिश और सुंदर हुआ करती थी, उसे ये क्या हो गया? अरे मैडम जी, कितने बुढ़ी लग रही हो। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया।
अरे ठीक है, अपना काम करो, बड़े आए। साधना बड़बड़ाती अंदर आती है कि सास कहती है, अरे बहू कहाँ गई थी, और ये हाथ में क्या है? दूध है माँ, अब दूध वाले भैया आने लगे हैं दूध देने, लॉकडाउन खुल गया है ना। अच्छा, पहले तो मुझे लगा 10 नंबर वाली रीचा है ना, उसकी दादी आ गई, फिर ध्यान से देखा तो तुम, अरे काफी बड़ी लग रही हो, सामने के बाल तो देखो कितने सफेद हो गए। आप भी? ठीक है, मान लिया, ले आऊंगी बाजार से 100 रुपए वाला रंग और लगा लूंगी किसी दिन घुलकर। क्या करूं, वक्त मिलता ही नहीं मुझे। अरे बाजार में इतने सारे पार्लर खुले हैं, वहां क्यों नहीं चली जाती? क्या करूंगी पार्लर जाकर माँ, जब घर में खुद से ही रंग हो जाता है। बस कटवा लूंगी कोई हल्की सी डिजाइन में। क्या कहा साधना, बाल कटवाना है? चलो चलो मेरे साथ, मैं पार्लर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। अरे नहीं, आज तो मटर पनीर बना रही हूँ। राहुल का कॉलेज खुला है, काफी दिन बाद तो डिमांड आई है मटर पनीर की। अरे तो बना लो ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पैक कर देगी। हाँ, ले जा इसे पार्लर। अरे पता नहीं क्यों खुद पर ध्यान ही नहीं देती। साधना किचन में जाती है, अदरक लहसुन पीस रही होती है कि सामने चमकते कुकर में उसकी परछाई पड़ती है। हे भगवान, ये मैं हूँ? बाल कितने सफेद लग रहे हैं, चेहरे पर चमक भी नहीं दिखाई दे रही है। ये कुकर को ही पलट कर रख देती हूँ, सामने दिखता रहेगा तो टेंशन होती रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कब तक चेहरे को छिपाती, एक दिन। अरे साधना, लॉकडाउन में पूरी दुनिया साल पीछे पहुंच गई, लेकिन अकेली तुम साल आगे गई। अरे कैसी शक्ल बना रखी है। हाँ यार, रंग लगाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है घर पर। अरे तो पार्लर जा, आजकल तो वैसे ही ब्यूटी सर्विस पर अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, कम दाम में अच्छे हो जाएंगे तेरे बाल। अच्छा चल, पार्लर से याद आया, मेरी फेशियल की डेट है आज। अरे कैसी डेट? तेरा चेहरा तो वैसे ही चमक रहा है, मेरी हालत देखना। देख रही हूँ, तभी तो जा रही हूँ कि कहीं ऐसी हालत ना हो जाए। सहेली के जाने के बाद साधना सोचने लगती है, बोल तो सही रही थी कि ब्यूटी सर्विस में डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा होगा? ऐसे तो 100 रुपए में ही मेरा काम हो जाता है। अरे कितना भी सस्ता पार्लर होगा, 500 से कम क्या लेगा? इतने में तो मैं 5 महीने बालों को रंग कर लूं। साधना यही सोचती घर को लौट रही थी कि पीछे से पति का दोस्त साधना के पैर छू लेता है, जिसे देख साधना सक पका जाती है। अरे ओमकार भैया, ये क्या? ओह भाभी, आप? दरअसल साड़ी देखकर लगा आंटी जा रही है, बाल भी सफेद और साड़ी भी। वो साड़ी माँ जी की है, मैंने आज पहन ली, कोई बात नहीं है। अरे पर भाभी, आप राकेश की माँ जैसी ही लग रही हैं, बुरा मत मानिएगा, ये क्या हालत बना रखी है। साधना को समझ में आ जाता है कि अब तो वक्त आ ही गया है कि उसे खुद पर ध्यान देना ही होगा। वो घर आती है। उस दिन तो तुम्हारे कारण मैं भी पार्लर नहीं जा पाया, लेकिन आज जा रहा हूँ, चलना है तो बोलो साथ। अब तो साधना ने तय कर ही लिया था कि आज खुद के लिए समय निकाल कर ही रहेगी। हाँ, जाना ही तो है, मैं अभी तैयार होकर आई। साधना सास के पास आती है। अरे क्या हुआ साधना, कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ माँ जी, आपको कैसे पता? क्योंकि ये तेरा मुंह है ना, तभी ऐसा बनता है। अब बता क्या माजरा है। बहू सास को सब की बात बता देती है जो उसके साथ घटना घटी। ओ, तो तू इन सब के बोलने पर पार्लर जाने वाली है? हाँ माँ जी, लेकिन पैसे, मुझे लग रहा है कि कहीं मैं फालतू में पैसे तो नहीं लुटा रही। अरे देख बेटा, एक बार जीवन में खुद पर पैसा लगा कर देख, और जैसे जैसे लोगों के कहने पर तूने पार्लर जाने का सोचा, वैसे ही ये सोच ले कि जितने लोग तारीफ करेंगे तेरा पैसा वसूल होता चला जाएगा। क्यों? बहू को बात समझ में आ जाती है। वो सास के पैर छूती है और पति के साथ पार्लर चली जाती है। पार्लर वाला कहता है, आइए मैम बैठिए, क्या करवाना चाहती हैं? कटिंग, कलर? बस पार्लर वाले का ये कहना ही था कि साधना झट बैग में से एक फोटो निकालकर उसे दिखाती है। ये फोटो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बाल चाहिए मुझे।
ओके मैम, अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। वैसे आपके बाल ऑयली लग रहे हैं, पहले वॉश करना पड़ेगा। साधना क्या करती, अब सर दे दिया है ओखली में तो मुसल से डरना क्या। हाँ हाँ ठीक है, कर दीजिए। पार्लर वाला उसका सर धोता है, बाल सुखाता है, बीच बीच में बात भी करता है। और कितना वक्त लगेगा साधना? आधा घंटा तो वैसे ही हो गया है। आपको ही तो शौक था ना, लीजिए करिए अब इंतजार। पति वहां से चला जाता है और हेयर स्टाइलिश बहुत ही मेहनत से फाइनली साधना के बालों को किसी हीरोइन के बालों की तरह कर देता है और फिर साधना के पति को आवाज लगाता है, सर यहाँ आ जाइए, मैं मैम के बालों को खोल रहा हूँ। जैसे ही साधना का पति सामने आता है, पार्लर वाला साधना के बालों को छोड़ देता है। वो जैसे ही कंधे पर गिरते हैं, साधना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। तो कैसा लगा सर मैम का स्टाइल? साधना का पति साधना को देखता ही रह जाता है। अब क्या हुआ सर, ठीक नहीं लगा क्या? अब क्या कैसा लगा सर मैम का स्टाइल? मैम के स्टाइल पर तो हम पहले से ही फिदा है, लेकिन मान गए जी। साधना चलो ना, आज एक बार फिर शादी कर लेते हैं। जरूर। वैसे कितने पैसे हुए भैया? 5,000 रुपये मैम। साधना को तो समझ में ही नहीं आता कि उसने ये क्या सुन लिया। कितने कहा? रंग लगाने के? ये हेयर कलर है मैम, विथ स्मूथनिंग। 5,000 हुए हैं। हे भगवान, इतने पैसे! इतने में तो मैं शादी में दुल्हन बन गई थी। नहीं दे पाएंगे। अरे कोई बात नहीं साधना, शादी को 15 साल भी तो हो गए हैं। तब और अब में महंगाई कितनी बढ़ गई है, और हर 15 साल में अगर इतना ही खर्च कराओगी खुद पर तो कोई भी हंस हंस कर खर्च करते। मेरी जाने मन, विश्वास नहीं होता तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आप भी ना। साधना के पति की बात सुनकर साधना शर्मा जाती है और सोच लेती है कि अब थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी जीना है। बहू का बगीचा। उर्मिला जी की बहू सपना को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उर्मिला जी और उनके पति को सपना का इस तरह हर जगह पेड़ पौधे लगाना अच्छा नहीं लगता था। सपना का पति रोहित भी अक्सर सपना की इस आदत से चिढ़ जाया करता था। एक दिन शाम के वक्त जब सपना बाजार से लौट कर आई, अरे बहू ये क्या, इतने सारे पौधे क्यों खरीद कर लाई हो? अभी न कहाँ रखोगी मेरे सर पर? क्यों चिंता करती है मम्मी जी, कहीं ना कहीं जगह बना ही लूंगी। अरे सपना बहू, वैसे ही इतना छोटा सा घर है, ऊपर से तुम्हारे ये पेड़ पौधे। पापा जी, ये सब्जियों के पौधे हैं, जानते हैं इनमें खूब सारे टमाटर, मिर्च, बैंगन और न जाने क्या क्या आने वाला है। सपना, ये सब चीजें बाजार में कितनी सस्ती मिल जाती है, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब खरीदने की? अरे लेकिन घर की चीजों का अलग ही मजा है, समझने की कोशिश कीजिए ना। और मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक भी है। अरे लेकिन बहू, घर का पूरा आंगन तो पेड़ पौधों से भर चुका है, अभी न कहाँ लगाओगी? मम्मी जी, छत खाली है ना, मैं वहाँ पर ले जाकर ये सारे पौधे लगा देती हूँ। लेकिन सपना बहू, छत पर तेज धूप में सारे पौधे खराब हो जाएंगे। चिंता क्यों करते हैं पापा जी, हम पौधों के ऊपर हरे रंग का शेड लगवा देंगे। मतलब एक और चीज का खर्चा। एक तो पहले ही इतने पौधे खरीद लाती हो और ऊपर से अब उनके ऊपर शेड भी लगवानी है, ये क्या बात हुई? हाँ बहू, बेकार में इन पौधों की वजह से खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उर्मिला किसी की बात नहीं सुनती और पौधों के लिए शेड मंगवा लेती है। कुछ दिनों के बाद जब रोहित ऑफिस से लौटकर घर आया और अपने कमरे में गया, अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया सपना? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो, मैंने हमारा पूरा बेडरूम इंडोर प्लांट से सजा दिया है।
सपना, ये हमारा कमरा है, हमारा बेडरूम, तुम्हारा बगीचा नहीं। अरे रोहित, इंडोर प्लांट से ना ऑक्सीजन मिलती है हमें, बहुत अच्छे होते हैं, घर का पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। एनवायरनमेंट तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन सोने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। अरे ये देखो ना, बेड पर कितनी सारी जगह है। मैंने तो पौधे चारों तरफ लगाए हैं, कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर लगा दिए? माँ देखो तो, ये आपकी बहू ने क्या किया, मेरा पूरा कमरा पौधों से भर दिया है। वाकई बहू, ये क्या कर दिया, इतनी भी दीवानगी ठीक नहीं है पौधों के लिए। मैं कहता हूँ ये सारे पौधे निकाल कर बाहर कर दो। नहीं पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पौधे मेरे साथ यहीं रहेंगे, इसी घर में। कुछ दिनों के बाद सपना अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उर्मिला जी और रोहित मिलकर सपना के सारे पौधों को घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि उसके घर में एक भी पौधा नहीं था। ये क्या, मेरे सारे पौधे कहाँ गए? हमने सारे पौधे घर से बाहर निकाल दिए। अब तुम तो हमें ऐसा करने देती नहीं, तो सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद ही सही। अब देखो बहू, घर कितना बड़ा और खुला खुला लग रहा है। हाँ सपना, तुम ना कुछ ज्यादा ही पौधे ले आई थी, घर में सामान रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पर। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं अपने पौधों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। सपना उदास होकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उर्मिला के पति यानी कि सपना के ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। रोहित और सपना उर्मिला जी के साथ उन्हें अस्पताल लेकर गए। आपके पापा जी को सांस की परेशानी हुई है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन दवाइयों के साथ शुद्ध ऑक्सीजन की भी जरूरत है। मेरा मतलब शुद्ध हवा और अच्छा वातावरण अगर आसपास होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना, आजकल के समय में घर कितने छोटे छोटे होते हैं और शुद्ध हवा का मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आप अपने घर में पेड़ पौधे भी तो लगा सकते हैं। घर में पौधे लगाने से वहाँ की हवा बहुत प्योर हो जाती है। ऐसी बीमारी में तो काफी मदद मिलती है। देखा मम्मी जी, आप लोगों ने मेरे लगाए हुए सारे पौधे घर से बाहर निकाल दिए। मैं कहती थी ना कि पौधे लगाना बहुत अच्छा होता है। ये आप क्या कह रही हैं? आपके घर वालों ने आपके लगाए हुए हरे भरे पौधे घर से हटा दिए? जी हाँ डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए उन्हें। देखिए, आप लोगों ने बहुत गलत किया। आपकी बहू सही तो कह रही है। घर में पौधे होने से हमारी सेहत काफी हद तक ठीक रहती है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने घर में कुछ ज्यादा ही पौधे लगा रखे थे, घर की छत पर, घर के बाहर और यहाँ तक कि बेडरूम में भी। देखिए सपना जी, अगर आपके घर वालों को आपके ज्यादा पौधे लगाने से परेशानी है तो आप पौधे थोड़े कम कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपके लगाए हुए पौधों को पूरी तरह से हटाकर आपके घर वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें माफ कर दो सपना, हम दोबारा सारे पौधे वापस ले आएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, सारे पौधे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ, हद से ज़्यादा कोई चीज़ ले आओ तो वो नुकसान करती है। सपना, हम पौधे वापस लेकर आएंगे, लेकिन बस उतने ही जितने की हमें ज़रूरत है। घर लौटने के बाद रोहित पौधे वापस ले आता है, लेकिन उतने ही पौधे ले आता है जितनों की घर में जगह थी और जितनों की ज़रूरत थी। पौधों की वजह से घर की हवा एकदम ताज़ी हो जाती है, घर का माहौल हरा भरा हो जाता है, जिसकी वजह से रोहित के पापा की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाती है और इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारे इस बगीचे ने तो तुम्हारे पापा जी की तबीयत एकदम से ठीक कर दी। हम तो बेकार में ही तुम्हें इतना उल्टा सीधा कहते थे। ढोंगी बहू प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है, जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है, तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो भाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी।
एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर। तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था, और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है, और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, अ, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। "अम, ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी, और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है, और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है। मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए, और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। नहीं मिलेगी ऐसी सास बहू।
दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? अरे किसे क्या हो गया है? लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था, थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं। कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू क्या हुआ? किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट। मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है। जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। और उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी? ठीक है मम्मी, जाती हूँ, रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी, मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है? हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए, आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कुछ तो बताइए। देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है, शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है। उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद,
माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, और मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है, और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना। जल कुकड़ी बहन। एक दिन छोटी यानी कि मिनी कहती है, देखो दीदी, सॉरी रिन्नी। क्यों? दीदी हूं मैं तेरी, दीदी बोल। नहीं, दीदी होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझे क्या पसंद है वो तुझे पता होता। तू तो जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे मैं दुखी रहूं। कैसी बात करती है मिन्नी? मैं तो उल्टा हमेशा ये चाहती हूँ कि तू सही चले, तेरा कोई नुकसान ना हो। तुझे भले लगता हो कि दीदी जो बोल रही है वो गलत है, लेकिन आगे जाकर तुझे पता चलेगा कि मैं सही बोलती हूँ। क्या सही बोलती है? हाँ, राहुल कितना अच्छा लड़का है, मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन नहीं, तू तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं एक अच्छे लड़के के साथ रहूं। तभी माँ वहां आ जाती है। क्या हो रहा है? रिन्नी, चल रसोई में खाना बनाने में मदद कर। मिन्नी, तू पूरे घर की सफाई कर। हाँ, ताकि सारा कचरा मेरे चेहरे पर गिरे और मेरा चेहरा खराब हो जाए। माँ, मैं तेरे साथ किचन में चलूंगी। रिन्नी माँ को इशारा करके मिन्नी की बात मान लेने को कहती है। अगले दिन घर की घंटी बजती है। अरे राहुल, क्या काम है? कुछ चाहिए क्या? मिन्नी से मिलना है मुझे। उसने मुझे बताया आपके बारे में कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। भाई, क्या दिक्कत है आपको? हाँ, देखो राहुल, मिन्नी अभी पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी उम्र करियर बनाने की है। हाँ, तो मैं कौन सा उसकी किताब छीन रहा हूँ? मैं अभी तो पढ़ ही रहा हूँ ना उसके साथ। देखो राहुल, तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मिन्नी से दूर ही रहना। तभी वहाँ मिन्नी आ जाती है। हाँ हाँ, जो मिन्नी को पसंद हो उससे तो उसे दूर करना ही है ना। देखो रिन्नी, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी लाइफ से तू दूर रहा कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं और वो मिन्नी को चांटा मारते हैं। देख मिन्नी, वो बड़ी बहन है तेरी। और राहुल, दोबारा देखना मत यहाँ पर, इस घर में या मिन्नी के आसपास, वरना। राहुल वहां से भाग जाता है। मिन्नी रिन्नी को घूर कर देखती है और कमरे में चली जाती है। अगले रोज। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ, रुक। मिन्नी बहन के साथ बाहर तक तो जाती है, लेकिन बाहर राहुल खड़ा होता है। मिन्नी उसके साथ बाइक में बैठ जाती है। अच्छा रिन्नी की बच्ची, अब अपना रास्ता देख ले, मैं तो चली। चल राहुल। रिन्नी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, पिता को बताए या ना बताए। रिन्नी कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि मिन्नी तो कॉलेज पहुंची ही नहीं है। वो रीटा से कहती है, रीटा, रिन्नी को देखा क्या? हाँ, उसका मैसेज आया था कि वो शादी कर रही है आज राहुल के साथ। क्या? शादी? फोन करो उसे तुम अपने फोन से। रीटा फोन करती है तो मिन्नी कहती है, हाँ रीटा, आ जाना पहाड़ी वाले मंदिर में, मेरी शादी और मेरी सबसे प्यारी सहेली ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ना आज बहुत खुश हूँ, जल्दी से आ जा तू। स्पीकर में मिन्नी की बात सुन रही रिन्नी उसे जोर से डांटती है। मिन्नी प्लीज ऐसा मत करना, ये लड़का सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मिन्नी, माँ पापा के बारे में तो सोच। उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं? और हाँ, ये शादी सिर्फ आपके कारण ही हो रही है, क्योंकि आप ही हम दोनों की जिंदगी में राहु बनकर खड़ी हैं। अब क्या करेंगी? हाँ,
जब हम लोग शादी कर लेंगे? रिन्नी परेशान हो जाती है। वो पिता को सारी बात बताती है। पिता पुलिस को लेकर पहाड़ के मंदिर में जाते हैं, लेकिन तब तक मिन्नी की शादी हो चुकी होती है। वाह पापा, सही वक्त पर आए हैं। अब तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। मिन्नी, तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। तूने मेरी नाक कटा दी। अब वैसे भी मेरे जीवन में तो राहुल है। मैं उसके घर जाऊंगी क्योंकि मेरी शादी हो गई है। नहीं बेबी, मेरे घर कैसे? अभी तो मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता है। कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें अपने घर ही रहना होगा। पिता ये बात सुनकर मिन्नी की ओर देखते हैं और फिर बड़ी बेटी रिन्नी का हाथ पकड़कर कहते हैं, भाई हमें कोई मतलब नहीं है इस लड़की से। जहाँ मर्जी जाए, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रिन्नी पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में पिता रिन्नी को वहां से ले जाते हैं। रिन्नी फोन पर रीटा से कहती है, देख रीटा, तू किसी से कुछ ना कहना, उसे अपने घर ले जा और ये मत बताना कि मैंने कहा है। मैं कल तक कोई इंतजाम करती हूँ। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक। उससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। रीटा मिन्नी को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ रिन्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में बहन को लेकर बहुत चिंता होती है। वो कोई उपाय निकालने की कोशिश करती है और फिर अगले दिन, मिन्नी अब तू जा। वो क्या है ना, तेरी शादी की बात अगर घर में पता चल गई तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कि मैं भी तेरे जैसी हूँ। मेरे जैसी मतलब? अरे मेरे जैसी है तभी तो मेरी दोस्त है ना। नहीं यार, तेरे जैसी मतलब हमेशा खुद की खुशी देखना, घर के बड़ों की बात न मानना, एक आवारा से लड़के के साथ पिता की बेइज्जती करके शादी। ये सब समझ रही है ना? हाँ हाँ शायद समझ रही हूँ। लेकिन अब ये बता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि पापा तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। वो रिन्नी भड़का रही होगी उनको। रिन्नी भड़का रही होगी? अरे उन्हीं के कहने से तो मैंने एक दिन तुझे अपने घर में रखा, वरना तेरा तू जान। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू राहुल को ही फोन कर लेना। हाँ तू ठीक कहती है, मैं राहुल को फोन करती हूँ। अब बस लेकर जाए वो मुझे यहाँ से। मिन्नी राहुल को फोन करती है, लेकिन राहुल का तो नंबर ही बंद होता है। उसका नंबर बंद है, क्या करूं? देख यार, मैं जितनी मदद कर सकती थी की, अब मैं नहीं जानती। तू जा बस अब यहाँ से। मिन्नी रीटा के घर से चली जाती है। वो किसी तरह राहुल को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का फोन बंद आता है। हार कर मिन्नी राहुल के घर जाने का फैसला करती है। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम मिन्नी है, मैं राहुल से मिल सकती हूँ? मिन्नी? कौन मिन्नी? राहुल तो कॉलेज जा रहा है, रुको मैं बुलाती हूँ। अरे मिन्नी, तुम यहाँ? बोलो क्या काम है? माँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है। राहुल, रीटा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, पापा भी नहीं रख रहे हैं। तुम माँ जी को बता दो ना, क्योंकि मेरे पास अब रहने को कोई जगह नहीं है। क्या बता दूं? मैं समझा नहीं मिन्नी। यही कि हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं इनकी बहू हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है ये लड़की राहुल? माँ बकवास ही तो कर रही है, खुद तो बोला ना तूने। ए मिन्नी, चल निकल यहाँ से। तेरी बहन और पापा ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लिया है मैंने। चल निकल। ऐसे मत बोलो राहुल, मैं खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। आय हाय, खुद के घर वालों की जो सगी है नहीं, हम लोगों के साथ क्या रहेगी? चल निकल यहाँ से। राहुल और उसकी माँ मिन्नी को धक्का देकर जैसे ही बाहर निकालती हैं, मिन्नी को उसके पिता थाम लेते हैं और साथ खड़ी होती है रिन्नी। देखिए आंटी जी, आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है, उसके सबूत है हम लोगों के पास। मुझे माफ कर दो दीदी, चलो अब तो मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। बिल्कुल मेरी बच्ची, हम चाहते थे कि तू इस राहुल की असलियत को खुद जान ले, इसलिए रिन्नी ने ही मुझे समझाया था। चल घर, और अब इस राहुल को तो पुलिस ही देखेगी। पीछे से पुलिस आती है और राहुल को पकड़कर ले जाती है। मिन्नी रिन्नी से माफी मांगकर वापस अपने परिवार में चली जाती है।